स्वागत है प्रिय छात्रों, आपका बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के कोर्स CP311 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वातावरण का अध्ययन और आपदा प्रबंधन, हिंदी में इस कोर्स का नाम ये है। यूनिट 2 का पहला लेक्चर मिनरल रिसोर्सेस मतलब खनिज संपदा। तो खनिज संपदा के ऊपर पहला लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। अब इसके उपयोग और इसके एक्सप्लॉयटेशन, इसके दोहन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा खनिज संपदा का पहला लेक्चर याद करें तो हमने खनिज संपदा क्या होती है उसको विस्तार से समझाया है। खनिज संपदा का वर्गीकरण भी समझाया है। खनिज संपदा के वर्गीकरण से ही हमको ये समझ में आ गया कि कितने प्रकार के खनिज होते हैं और अलग अलग प्रकार के खनिज का अलग अलग उपयोग वो हमको अपने नित्य जीवन में, अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। इसलिए खनिज संपदा का जब हमने वर्गीकरण बताया तो खनिज संपदा के प्रकार से ही हमको खनिज संपदा का उपयोग भी समझ में आता है। अभी बात आती है कि खनिज संपदा तो है ही हमारे पास, उसका उपयोग भी हम कर ही रहे हैं, तो चिंता की बात कहाँ से आती है? तो चिंता की बात यहाँ से आती है, देखिए, यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संपदा का उपयोग, ये तो हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की जब बात आती है, यानी कि खनिज संपदा के जब दोहन की बात आती है, चिंता तब करनी चाहिए। तो खनिज संपदा का उपयोग क्या है, खनिज संपदा का दोहन क्या है, दोहन से हमें क्या क्या चिंताएं हैं? दोहन से हमें दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो खुद खनिज संपदा खत्म हो जाएगी, एक वो चिंता है। खनिज संपदा के दोहन से वातावरण, हमारा कोर्स का क्या नाम है? वातावरण का अध्ययन, आपदा प्रबंधन। तो खनिज संपदा के दोहन से वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वातावरण के इस प्रभाव से आने वाले समय में आपदाएं भी आ सकती हैं और आती हैं। तो खनिज संपदा का दोहन और उपयोग, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वातावरण के ऊपर इसका क्या प्रभाव है उसकी भी चर्चा करेंगे। वातावरण में आपने बात की, हमको आपने पिछले वेबिनार में, जो हमारा परिचय वाला वेबिनार था, उसमें आपने बताया कि जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो हमारा वातावरण है। तो मुख्य रूप से हवा और पानी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ज़मीन हमारे इर्द गिर्द है, ज़मीन के नीचे मिट्टी हमारे इर्द गिर्द है। तो मिट्टी के नीचे से, ज़मीन के नीचे से तो हम खनिज संपदा निकाल रहे हैं। तो जो हमारे इर्द गिर्द हवा और पानी है, वातावरण जो हमारा निर्माण करता है, इसके ऊपर खनिज संपदा के दोहन का क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर भी चर्चा इस कोर्स में की जाएगी। अगर आप पिछला लेक्चर याद करें तो हमने खनिज संपदा का उपयोग के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि कौन कौन सा खनिज संपदा किस किस उपयोग में ली जाती है। तो खनिज संपदा भी आपने समझ ली थी। खनिज संपदा पूरे पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। खनिज पूरे इस पृथ्वी पर वितरित है, खनिज हर जगह मिलता है, लेकिन खनिज, क्योंकि हमने आपको बताया हमारी मिट्टी भी खनिज है, हमारी मिट्टी भी खनिज चट्टानों के क्षय से बनी है। आपके गांव में, आपके खेत में मिट्टी मौजूद है, खनिज है, कोई कमी नहीं है खनिज की। आप गांव में खेती करते हैं, पौधे कैसे उगते हैं? पौधे भी अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक तत्व जो मिट्टी से ग्रहण करते हैं, वो पोषक तत्व भी खनिज है, खनिज मौजूद है। खनिज संपदा की जब हम बात करते हैं तो बात वहाँ पे यह आ जाती है कि जो हमारे दैनिक उपयोग के महत्वपूर्ण खनिज हैं, हमारी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयला लगता है, हमारे घर में जो भी मशीनरीज वगैरह रखी हुई हैं, या हमारे किचन में जो बर्तन रखे हैं उसको बनाने के लिए भी खनिज ही चाहिए था हमें, वह भी खनिज संपदा से ही उसका खनिज संपदा का उपयोग और उसका शुद्धिकरण करके वो चीज़ें बनाई गई हैं। तो दैनिक उपयोग में जितने भी खनिज लगते हैं ये काफ़ी उपयोगी खनिज माने जाते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था सोने के ऊपर चलती है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था सोने के ऊपर चलती है। किस देश के पास कितना सोना है वो देश उतना मजबूत अर्थव्यवस्था में माना जाता है।
वो आपने अपने अर्थशास्त्र के कोर्स में पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र में सोने का क्या महत्व है, लेकिन सोना भी खनिज है। सोना भी खनिज लिथोस्फीयर से यानी थल मंडल से जमीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि खनिज संपदा पूरे पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, कुछ देशों में या कुछ क्षेत्रों में खनिज संपदा ज़्यादातर बहुतायत में पाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में खनिज संपदा नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर हम उस खनिज की बात कर रहे हैं। संपदा जब हम कह रहे हैं तो जाहिर है यह हम उस खनिज की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी कीमती है। ठीक है, पौधों के लिए तो मिट्टी कीमती है, पौधे को आप सोना चांदी दे दोगे कुछ करने वाला नहीं है उसका। मिट्टी भी खनिज से बनी है, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन जब मिट्टी निकालने के लिए माइनिंग तो नहीं की जाती है ना, खदान तो नहीं लगाई जाती है कि मिट्टी का दोहन करने के लिए, लेकिन लौह अयस्क निकालने के लिए, तांबा निकालने के लिए, कॉपर निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए खादान लगानी पड़ती है। तो ऐसी खनिज संपदा को हम बोलते हैं, ऐसे खनिज को हम बोलते हैं संपदा, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो चूँकि वो पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं बहुतायत में है कहीं कम है, तो हम खदान से निकाल के बाद उसको हमें अपने उपयोग में समान रूप से वितरित करके लेना होता है, तो उसको हम उपयोग बोलते हैं। जब हमने खनिज नीचे से निकाला और हमने उसको अपने जो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनको बनाने में और अपने उपयोग के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया, तो वो उपयोग हो गया। लेकिन समस्या यह है कि पिछले एक दशक से या पिछले एक सेंचुरी से हम देख रहे हैं, एक शतक से हम देख रहे हैं कि मानव सभ्यता का विकास या मानव के की देशों की अर्थव्यवस्था का विकास खनिज संपदा पर ही आधारित हो गया है। जिस देश के पास जितना खनिज है वो उतना ज़्यादा संपन्न होता है और वो उसके अर्थव्यवस्था में उतनी तेजी आती है। तो अपने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, जब हमारी निर्भरता सिर्फ खनिज पे ही हो गई है, तो हमने खादान लगा के खनिज को निकालना, खनिज का एक्सट्रैक्शन बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है। तो फिर वो हो जाता है एक्सप्लॉयटेशन। तो यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? यूज़ ऑफ मिनरल रिसोर्सेज refers to its utilization for producing different useful things of humans and plants need। आदमियों के और पौधों की आवश्यकताओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खनिज संपदा को निकालना और खनिज संपदा का उपयोग करना खनिज संपदा का उपयोग कहलाता है। Exploitation of mineral resources refers to the mindless speed of mineral utilization to meet the growing need of modern civilization। अब देखिए ऊपर की परिभाषा और नीचे की परिभाषा में क्या अंतर है। नीचे की परिभाषा में खनिज संपदा का हम बिना यह चिंता किए हुए उपयोग कर रहे हैं कि वो हमारे पास कितनी मात्रा में मौजूद है और वो कब खत्म होने वाले हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं, तो वो फिर वो दोहन हो गया। ऊपर की परिभाषा में लिखा है कि हम अपने ज़रूरत पूरी करने के लिए खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं। अपने जो हमारे को दैनिक जीवन में जो वस्तुएं चाहिए उनकी पूर्ति करने के लिए हम खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं, तो वो उपयोग हो गया। हमारे उपयोग तो पूरा होता है, फिर भी हम खनिज संपदा निकाल रहे हैं और चीज़ें बना के बेच रहे हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो, तो वहाँ पर वो दोहन हो गया। यह दोहन क्यों चिंता की बात है? मिनरल रिसोर्सेज और आर नॉन रिन्यूएबल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो खनिज संपदा हम उपयोग करते हैं इसमें बहुत बड़ा भाग हमारी ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, बाकी दूसरे हमारे भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। जो हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, धातु वाले खनिज हैं, वो हमारे दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हमारे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हैं। और मुख्य रूप से जो एक बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में खनिज संपदा हम दोहन कर रहे हैं वो हम कोल का कर रहे हैं, कोयले का, क्योंकि हमारे को ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऊर्जा ज़रूरतें इतनी हो गई हैं कि इतने के बावजूद भी हमारी ऊर्जा ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो यह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये नॉन रिन्यूएबल है। यह सीमित मात्रा में भले बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपको कि साहब हज़ारों टन में तो कोयला मौजूद है, साहब बहुत ज़्यादा है, कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, एक बार अगर खप गया तो दोबारा कोयला वापस रिकवर नहीं होता है।
पेट्रोल डीजल एक बार खप गया तो वापस रिकवर नहीं होता है, फिर आप खदान से निकालेंगे फिर जला देंगे, फिर खदान से निकालेंगे फिर जला देंगे। तो ये नॉन रिनोवेबल हो गया। नॉन रिनोवेबल ऐसे हो गया जैसे इसके अच्छा हो कि हम अपने ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए उन चीज़ों का उपयोग करें जो रिकवर हो जाती हैं। जैसे हवा चल रही है, मान लीजिए विंड एनर्जी, हवा चल रही है, हमने पंचचक्की लगा दी, चलती हुई हवा की स्पीड को हमने बिजली में कन्वर्ट किया और उस बिजली को हमने यूज कर लिया, तो हवा की ऊर्जा कहाँ कम हो गई। आज अगर हमने हवा से बिजली बना करके बिजली को इस्तेमाल कर लिया तो कल फिर हवा चलेगी, वही हवा कल फिर बिजली दे देगी। वो हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। कोयला निकाल के जला दिया तो वो कोयला उतना भाग तो करेगा खत्म, कल और कोयला निकाल के जला देंगे फिर वो खत्म। इस तरह से अगर 100 साल में सारा कोयला खत्म हो गया फिर हम क्या जलाएंगे। लेकिन क्या 100 साल में हवा खत्म हो जाएगी या 100 साल में सूरज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए हवा और सूरज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि उसको हम रिकवर कर लेते हैं, पुनः उपयोग कर लेते हैं। जो हमारी खनिज संपदा है, चाहे कोयला की बात करिए, चाहे लौह अयस्क और धातु और अधातु खनिज की बात करिए, यह सब सीमित मात्रा में मौजूद हैं। इसका हम दोहन करते चले जाएंगे तो ये सब एक दिन खत्म होने वाले ही हैं। यह एक चिंता की बात है कि एक्सप्लॉयटेशन जब हम दोहन कर रहे हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद सिर्फ अर्थव्यवस्था को के विकास के लिए इसका दोहन कर रहे हैं, तो इसके ख़त्म होने की भी चिंता है। जैसे जैसे हमारे जनसंख्या विश्व में बढ़ रही है, हमारे खनिज संपदा की आवश्यकताएं भी तेज़ी से बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी जनता मुंह बाए खड़ी होगी कि हमें ये खनिज चाहिए और खनिज कहीं होगा नहीं। दूसरी समस्या वातावरण के ऊपर इसके प्रभाव की है। जिस प्रकार से हम अधिक मात्रा में खनिज का दोहन कर रहे हैं, उस प्रकार से वातावरण नष्ट होता चला जा रहा है। वातावरण के नष्ट होने से क्या प्रभाव हो रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हम इसमें आगे करेंगे। तो खनिज संपदा का उपयोग और खनिज संपदा का दोहन, दोनों में क्या अंतर है, ये बात आपको स्लाइड में बेहतर समझ में आ गई होगी। खनिज संपदा का दोहन क्यों चिंता का विषय है, यह बात भी आपको इस स्लाइड में बेहतर समझ में आ गई होगी। तो आगे हम देखें खनिज संपदा हमें प्राप्त कैसे होती है। खनिज संपदा लिथोस्फीयर यानी थल मंडल के में जमीन के नीचे दबी पड़ी है। खनिज संपदा हमको खादान के द्वारा निकालनी पड़ती है। तो यह खनिज संपदा हमेशा खदानों से हमें प्राप्त होती है। खनिज संपदा की बात करें, खनिज पृथ्वी पर भी मौजूद है, जमीन की सतह पर भी मौजूद है, पर वह खनिज ऐसा है जो पौधों के काम का है। पौधे जो हमें भोजन बना के देते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसमें भी हम खनिज का उपयोग करते हैं। उसमें भी हम पोषक तत्व जो हमारे हैं वो भी खनिज है, मिनरल्स हैं। तो आप देखो फूड में भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो खनिज संपदा का उपयोग काफ़ी प्राचीन समय से शुरू हुआ, लेकिन 20वीं सदी में इसके उपयोग में तेजी आई और 20वीं सदी के बाद से खनिज संपदा का उपयोग खनिज संपदा के दोहन में बदल गया और इसके दोहन से काफ़ी वातावरण की समस्याएं भी शुरू होने लगी। आज के समय में लगभग 80% खनिज, जितना खनिज हम जमीन से निकाल रहे हैं उसका 80% भाग हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी 80% भाग हमारा कोयले से आ रहा है। फॉसिल फ्यूल कोयला होता है, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अलावा जो दूसरा तत्व है, फ्यूल है, जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करता है, वो है पेट्रोलियम। हमने पिछले लेक्चर में आपसे सवाल पूछा था, पेट्रोलियम खनिज में आता है कि नहीं आता है। वेबिनार में इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पेट्रोलियम का योगदान कम है और हमारा 80% हम अपनी ऊर्जा ज़रूरत फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयले से ही पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से खनिज संपदा का दोहन
खासकर 20वीं सदी के बाद से हमने कितनी तेज़ी से शुरू कर दिया है, इस बात को आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये खनिज संपदा का यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात आ रही है, तो ये कहाँ कहाँ इसका उपयोग और दोहन हम करते हैं। आप अगर हमारा पिछला लेक्चर याद कीजिए तो हमने उसमें आपको बताया है कि खनिज संपदा का उपयोग क्या क्या होता है। तो खनिज संपदा के उपयोग में हमने आपको बताया है कि खनिज संपदा का उपयोग भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का खनिज है हमारे पास। तो हर प्रकार के खनिज का एक अलग प्रकार का उपयोग है। तो यहाँ पर हमने आपको प्रकार के हिसाब से बताया था कि कॉपर जो खनिज है उसका उपयोग बिजली के तार बनाने में, पंप बनाने में और सिक्के बनाने में होता है। हीरे का उपयोग कटिंग टूल्स, हीरा शीशा को काटता है, तो जो शीशा काटने का जो तार बनता है वो हीरे से बनता है, डायमंड से। ड्रिल बिल, इवन खदान को ड्रिल करने के लिए भी जो उसकी बिट्स होती है ना, उसमें भी हीरा लगा होता है। खदान भी हीरे से ही खोदी जाती है। हीरा खदान खोद के निकाला जाता है, लेकिन खदान खोदने के लिए भी हीरा चाहिए। और गहने में भी हीरे का उपयोग होता है। ग्लेनिया का उपयोग बैटरी बनाने में होता है। गिप्साइट का प्रयोग केन, फॉयल और अप्लायंसेस बनाने में और बर्तन बनाने में होता है। गोल्ड का प्रयोग ज्वेलरीज, गहने बनाने में होता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर और सीमेंट बनाने में और वॉलबोर्ड बनाने में होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं क्वार्ट्ज, ग्लास, शीशा बनाने में क्वार्ट्ज का उपयोग होता है। इसी तरह से एक खनिज है सिलिका, सैंड। तो सैंड, फिर वही बात हो गई, सैंड तो समुद्र के किनारे बहुतायत में या नदी के किनारे बहुतायत में मिलती है। हालांकि सैंड खदान का भी पट्टा होता है, और वो कौन कितनी सैंड बालू की खदान करेगा उसका भी सरकार से परमिशन लेकर के खदान होता है। तो जो शीशा, कांच बनाने की जो कंपनीज हैं उनका रॉ मटेरियल बालू है, वो बालू से कांच बनाते हैं, सिलिका से। तो ये तो खनिज का हमने आपको उपयोग बताया कि अलग अलग प्रकार के खनिज अलग अलग वस्तुओं बनाने में काम आते हैं। ये जो खनिज का उपयोग है उसको हम कितने भागों में या कितने क्लासेस में बांटते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 की श्रेणी है। खनिज का उपयोग इन 5 श्रेणियों में ही होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग एनर्जी, हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खनिज का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा ज़रूरत में भी हमें 2 तरह की ऊर्जा चाहिए। एक हमको विद्युत ऊर्जा चाहिए, दूसरी हमको फ्यूल चाहिए, ईंधन। पेट्रोल कार चलाने के लिए, मशीनरीज चलाने के लिए हमको ईंधन चाहिए। तो एक ईंधन के तौर पे खनिज चाहिए, और एक खनिज से हमें जो हमारी विद्युत एनर्जी, विद्युत ऊर्जा है, उसको बनाने के लिए भी आवश्यकता खनिज की ही है। तो सबसे पहला ज़रूरत है ऊर्जा की, और ऊर्जा ज़रूरत के लिए जो हमें प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं कोयले का। घर में जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए, और प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और विद्युत ऊर्जा चाहिए कुल मिला के। चाहे फैक्ट्री चलाने के लिए, चाहे घर चलाने के लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए हमें एनर्जी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारे फ्यूल की, हमारे ईंधन की ज़रूरत है उसके लिए भी हमें एनर्जी मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण में एक ही एनर्जी मिनरल हमारे पास आता है, कोल। कोयला ही बहुतायत में उपयोगी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है मेटल, धातु। धातु की ज़रूरत भी हमारे जीवन में बहुत है। धातु का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? धातु का उपयोग जो हम बिल्डिंग्स, भवन बनाते हैं उसमें होता है। बिजली के तार बनाते हैं उसमें होता है। बाकी हम जो मशीनरी आइटम बनाते हैं या कुछ हम अपने घर उपयोग की चीज़ें बनाते हैं जो धातु से बनती है। खुद हमारी कार भी धातु से बनी हुई है, कार की मशीनरी भी धातु से बनी हुई है। हमारे हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट, और हमारे जो डेली उपयोग के लिए जो हम केन वगैरह लेके आते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक और चीज़ें पीते हैं, ये सब हमारे बर्तन सब धातु के बने हुए हैं। तो आप सोचो धातु का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन में रच बस गया है। बिना धातु के हमको लगता है कि हम अपनी दिनचर्या ही पूरी नहीं कर पाएंगे, धातु चाहिए हमें। तो धातु का जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें आयरन, कॉपर,
इस तरह की चीज़ें लगती हैं जिससे हमें हमारे धातु, आयरन, कॉपर, आयरन से ही स्टील निकाला जाता है। एल्युमिनियम भी एक धातु है, तो एल्युमिनियम भी खनिज से निकाल करके हमारे धातु जरूरत पूरी की जाती है। तीसरा फिर है कंस्ट्रक्शन मिनरल। रोज हम भवन बना रहे हैं, रहने के लिए हमें भवन ही चाहिए, बाहर खुले में या झोपड़े में हम रहते नहीं। तो भवन निर्माण करने के लिए भी खनिज लगता है, ये हमारी तीसरी महत्वपूर्ण ज़रूरत है। जो घर बन रहे हैं आजकल, ठीक है, वो ईंटे के बन रहे हैं, बालू के बन रहे हैं। ईंटा, बालू जो खनिज है, ईंटा भी मिट्टी से ही बना है। मिट्टी खनिज है, हमारे पास सतह पे मौजूद है। ग्रेवल्स जो बजरी है, यह भी खनिज है, ये हमारे पास सतह पे मौजूद है। मुख्य रूप से जैसे सैंड है। इसके बाद जो बात आती है, जिप्सम खनिज है, जिससे कि सीमेंट बनता है। सीमेंट अपने आप में कंस्ट्रक्शन मिनरल है। फिर जो हमारे घर के फर्श वगैरह बनाने में हम डोलोमाइट या संगमरमर या कोटा स्टोन या ग्रेनाइट स्टोन का हम प्रयोग करते हैं, ये सब खनिज है। तो और सड़कें बनाने में भी हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, सरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे सड़कों का, रोड्स का निर्माण होता है। हमारे घरों का निर्माण होता है लोहे के सरिया से और सीमेंट से। फिर फर्श में हमारे जो पत्थर लगते हैं, तो कितनी बड़ी मात्रा में, बिना खनिज के समझ लीजिए आप, हमारा घर नहीं बन सकता, हमारे सड़कें नहीं बन सकती। तो जिन खनिज का प्रयोग हम सड़क निर्माण और भवन निर्माण में करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मिनरल्स। इसके बाद उद्योग, हमारे इतने सारे जो उद्योग चल रहे हैं, बहुत सारे उद्योग सिर्फ खनिज के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे अधातु खनिज उद्योग में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने बताया, अभी ऊपर ही हमने चर्चा की कि जो कांच बनता है वह भी खनिज। तो पूरा कांच बनाने की फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ बालू के ऊपर आधारित है। बड़ी मात्रा में बालू कच्चे माल के तौर पे चाहिए होता है, तब जाके फैक्ट्री कांच का निर्माण करती है। कांच आपको पता है, हम अपने घर के शीशे में, अपने घर के खिड़कियों में शीशे के तौर पे लगाते हैं, अपने कार में सामने शीशे के तौर पे हमने कांच लगा रखा है। इसके अलावा कृषि में खनिज का क्या उपयोग है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर चुके हैं। हम आगे भी इसमें नीचे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। कृषि में हम देखिए, खनिज जो है बेसिकली, जब हम कह रहे हैं मिट्टी बनी ही खनिज चट्टानों के टूटने से है या खनिज चट्टानों के क्षय से है, तो मिट्टी में खनिज मौजूद है। लेकिन जब हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो फसल उत्पादन करने से ये खनिज अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पौधे ले रहे हैं, और इस प्रकार से मिट्टी में खनिज पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। खनिज की कमी बेसिकली नहीं हो रही है, लेकिन खनिज पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। तो यह पोषक तत्व जब कम हो जाएंगे तो पौधे उगाना संभव नहीं होगा। तो फिर हम इसमें खाद डालने की कोशिश करते हैं कि हम खाद डाल करके खनिज तत्वों की पूर्ति करें। खाद यानी कि खाद में खनिज होता है। खाद में खनिज कहाँ से आ गया? यह खाद में पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व भी अपने आप में खनिज है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। तो खाद में ये जो खनिज तत्व मौजूद हैं, ये खाद में खनिज तत्व कहाँ से आए? क्योंकि खाद बनाई ही खनिज संपदा से जाती है। तो जो खाद बनाने की फैक्ट्रीज हैं, जो दवाई बनाने की फैक्ट्रीज हैं, और जो बाकी तरह की जैसे शीशा बनाने की फैक्ट्री है या दूसरे रसायन बनाने की फैक्ट्रीज हैं, ये सारे ये रसायन, ये तत्व लाएंगे कहाँ से? नेचर में कहीं ना कहीं तत्व मौजूद है, उसी को तुम एक्सट्रैक्ट करके अपना निकाल के अपना अलग करके अपना काम चला रहे हैं। यानी कि सारे पोषक तत्व या सारे तत्व, ठोस तत्व कह लीजिए या खनिज तत्व कह लीजिए या पोषक तत्व कह लीजिए। पोषक तत्व मतलब वही तत्व जिनको हमें चाहिए खाने के लिए या पौधों को चाहिए, और दूसरे तत्व जो खाने के लिए नहीं चाहिए, तत्व तो वो भी हैं, वो भी खनिज तत्व हैं। पोषक तत्व भी खनिज तत्व हैं, और जिन्हें हमें पोषण के तौर पे हमें ज़रूरत नहीं है, वह दूसरे तत्व भी खनिज तत्व हैं। तो जिन जिन खनिज तत्व का जिस भी रूप में हमें प्रयोग करना है, वो सारे खनिज तत्व हमारी खनिज संपदा में मौजूद हैं। वो हमें सिर्फ खनिज संपदा से निकाल के अपने उपयोग में लेने होते हैं। तो खाद बनाने की फैक्ट्री और केमिकल्स में भी देखिए, मुख्य रूप से एग्रो केमिकल्स जो है, ये खनिज संपदा से बनाए जाते हैं। तो इतना बड़ा औद्योगिक उपयोग खनिज संपदा का होता है।
खुद सीमेंट एक औद्योगिक उत्पाद है। देखिए सीमेंट कंस्ट्रक्शन मिनरल में आता है। सीमेंट किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम और सैंड स्टोन को जला करके सीमेंट बनाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पर यह स्टोन, सैंड स्टोन अधिक मात्रा में मिलता है, सीमेंट फैक्ट्रीज भी वहीं लगती हैं। अभी आप मेरे को बताइए, मध्य प्रदेश में भी सीमेंट फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में सीमेंट फैक्ट्रीज बहुतायत में हैं? मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्रीज मिलती हैं आपको। राजस्थान के किस भाग में सीमेंट फैक्ट्री बहुतायत में मिलती हैं? इस दोनों विषय के ऊपर हमको वेबिनार में चर्चा करनी। इसका उत्तर आपको हमें वेबिनार में देना है। मिनरल, एग्रीकल्चरल मिनरल्स, यहाँ पर हम पोषक तत्व की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो एग्रीकल्चरल मिनरल्स में आते हैं। वो भी खनिज हैं, कृषि उपयोगी खनिज पोषक तत्व होते हैं। जो हम 16 तरह के पोषक तत्वों की बात करते हैं या 20 तरह के पोषक तत्वों की बात करते हैं, यह इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधों को लगते ही हैं। इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। वह सब खनिज संपदा से ही आते हैं। मिट्टी खनिज चट्टानों के टूटने से बनी है, इसलिए जो हमारे कृषि में उपयोग होने वाले तत्व हैं, पोषक तत्व, खनिज हैं, वो मिट्टी में मौजूद पाए जाते हैं। मिट्टी में अधिक मात्रा में, या हम इंटेंसिव क्रॉपिंग जिसे हम बोलते हैं कि हम एक साल में 3 फसलें लेते हैं, तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व, खनिज तत्वों का दोहन होता है। उनकी पूर्ति करने के लिए इंडस्ट्रियल मिनरल से जो खाद बनती है, ये खाद फिर अपने आप में एक एग्रीकल्चरल मिनरल हो जाता है। और इस खाद का प्रयोग या उर्वरक का प्रयोग हम खेती में करते हैं, जिससे कि पोषक तत्व, खनिज मिनरल, खनिज तत्व मिट्टी में वापस पहुंच जाते हैं। तो अभी एक्सप्लॉयटेशन की, ये तो सारे उपयोग की बात आ गई। अब एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो गया? एक्सप्लॉयटेशन ये हो गया कि जब हम इसका माइंडलेस उपयोग मतलब सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा भी हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए इसका बहुत तेज़ी से उपयोग करने लगे हैं, तो ये दोहन हो गया है। और इस प्रकार के दोहन करने से हमें क्या समस्याएं आती हैं? खनिज तत्वों का इस प्रकार से तेज़ी से दोहन करने से जो हमें समस्याएं आ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, एक समस्या तो ये आ रही है। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? डिसर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फॉरेस्ट माने जंगल, फॉरेस्टेशन मतलब एफॉरेस्टेशन मतलब जंगल लगाना। फॉरेस्ट आर नेचुरल, फॉरेस्ट जो है वो प्राकृतिक जंगल है। हमने अपने उपयोग के लिए कुछ जंगल कभी काटे तो जंगल कम हो गए, तो ये सोचा गया कि जंगल कम होने से वातावरण पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, तो जंगल लगाए जाएं। तो जब जंगल हम कृत्रिम रूप से लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। लगे हुए जंगल को जब हम काटने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो हाँ, खनिज संपदा के दोहन से डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी लगे हुए जंगल काटने पड़ते हैं। प्राकृतिक लगे हुए जंगल भी काटने पड़ते हैं, अगर लगाए हैं तो वो भी काटने पड़ते हैं। जंगल काट काट के क्यों काटने पड़ते हैं? खनिज संपदा जमीन के नीचे मौजूद है। खनिज संपदा समान रूप से वितरित नहीं है, तो कई बार सतह पे तो मिट्टी है और अच्छे खासे जंगल उग रहे हैं। अगर हमारे जियोलॉजिस्ट ने ये बताया, वह जो विज्ञान की वह शाखा जो जमीन के नीचे कहाँ पर क्या मौजूद है उसका अध्ययन करते हैं, उनको बोलते हैं जियोलॉजी। ये जियोलॉजी, इसमें एक ऐसी तकनीक मौजूद है कि हर बार खोद के ही नहीं देखना पड़ता है कि नीचे क्या है। जमीन की सतह से ही बिना खोदे ऊपर से पता लगा लिया जाता है कि नीचे क्या क्या तत्व मौजूद हैं और कितनी कितनी गहराई पे मौजूद हैं। यह पता लगाने वालों को हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट ने हमारे अगर बताया कि साहब यहाँ पर नीचे हमको संगमरमर मिलेगा, मार्बल संगमरमर मिलेगा,
कितने गहराई पे मिलेगा, बोलता है साहब 250 मीटर गहरा आप खोदो, 250 मीटर तक का खोद के ऊपर की मिट्टी हटा। 250 मीटर बहुत होता है साहब। 250 मीटर का अगर मिट्टी की सतह है तो ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें कठोर चट्टान 250 मीटर नीचे है, उसके ऊपर मिट्टी है, तो आप बताओ साहब, आप हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, आप जंगल भी लगा सकते हैं। ऊपर की मिट्टी में जंगल लगा हुआ है, जियोलॉजिस्ट बोलता है 250 मीटर के नीचे संगमरमर है, अब संगमरमर खोद के निकालना है। तो पेड़ों के रहते हुए आप संगमरमर खोद के कैसे निकाल लेंगे? तो आपको सारे पेड़ काट देने पड़ेंगे, पूरा सफाई कर देनी पड़ेगी, फिर ऊपर की मिट्टी खोद के निकालनी पड़ेगी, 250 मीटर तक की मिट्टी खोद के कहीं फेंकनी पड़ेगी अलग, फिर उसके नीचे संगमरमर मिलेगा, फिर आप वो खोद के निकालेंगे। यही तो खदान होता है, और क्या होता है खदान। तो खदान से डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी समस्या है। जब हम खदान का दोहन करने लगते हैं तो हम जंगल भी काटने लगते हैं। उसके बाद होता है डिसर्टिफिकेशन। इसके बाद जब हमने सब जंगल काट दिए, मिट्टी खोद खाद के निकाल दी, तो वहाँ पर अब क्या होगा? अब वहाँ पर सिर्फ धूप ही धूप रह जाएगी। इतने गहराई से खोद के हमने नीचे से पत्थर निकाल लिया, पानी निकाल लिया, जंगल सब काट दिए, अब वहाँ पे सिर्फ धूप पड़ेगी और सब सूखा हो जाएगा, मामला सब सूखा हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा, तो वो डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिज़र्ट मतलब DESERT, डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान। डिसर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान का बढ़ना, रेगिस्तान का बनना। तो जंगलों का कटना और रेगिस्तान का बनना, यह समस्या खनिज संपदा के दोहन से उत्पन्न होगी। यह वातावरणीय समस्या है जो खनिज संपदा के दोहन से उत्पन्न होगी। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। जब हम जंगल काट काट के हटाने लगेंगे तो जो हमारे पास जैव विविधता है उसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसमें से कुछ प्रजाति एग्जिट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। हमारे जैव विविधता के जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र, उससे ख़त्म हो जाएंगे। यह भी एक समस्या है, क्योंकि जितनी हमारे पास जैव विविधता और जितनी प्रजातियां मौजूद हैं सब बड़े काम की हैं। खनिज संपदा के दोहन के लिए अगर हम कुछ प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच सकते हैं। क्योंकि इतनी जैव विविधता हमारे पास है, इसी से हमको दवाइयाँ वगैरह सब मिलती हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं, या नहीं भी मिलती हैं तो ये जो जैव विविधता ऐसी हैं जो हमारे अनुपयोग की चीज़ें हैं उसको उपयोग कर लेते हैं, तो कचरा फैलने से बचाते हैं ये। इस तरह से अगर हम जैव विविधता नष्ट करेंगे तो जो कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारा काम कर रही हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं, भले हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, उनसे हमें उपयोग की चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन हम अपने उपयोग की चीज़ें निकालने के बाद जो हमारे अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको हम साइड अलग फेंक देते हैं। वह तो हमारे समाज में कचरा निर्माण करते चले जाएंगे, कितना कचरा भर जाएगा समाज में। तो ऐसे जैव विविधताओं में ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो आपसे कुछ नहीं मांग रही हैं, आपको कुछ दे नहीं रही हैं, लेकिन आपके द्वारा फेंके गए कचरे का उपयोग करके उनका वो निस्तारण कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिससे हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे कुछ एग्रोकेमिकल्स या ऐसे कुछ प्रजातियों में कुछ ऐसे केमिकल्स का सिक्रेशन होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं। तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता में से कुछ प्रजातियों का बाहर हो जाना, पूरी तरह से बाहर हो जाना, ये हानिकारक होता है। रैपिड डिप्लीशन ऑफ हाई ग्रेडेड मिनरल्स। वही बात आ गई, हाई ग्रेड मिनरल्स, सोना चांदी है, ग्रेनाइट, सोना चांदी है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, और हमने आपको बताया कि ये रिनोवेबल, नॉन रिनोवेबल सोर्स है, पुनः उपयोग होने योग्य स्रोत नहीं है। यानी कि इसका अगर हम तेज़ी से दोहन करेंगे तो ये तेज़ी से ख़त्म होते जाएंगे, और एक समय आएगा जब ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फोर्स्ड माइग्रेशन, लोगों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ लोग जो कहीं रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जंगल है, पेड़ पौधे हैं तो जाहिर है कुछ पानी का भी स्रोत होगा, वहाँ पर नहर होगा, झरना होगा या तालाब होगा, नदी होगी, नदी नहीं होगी तो नहर बहती होगी कोई, या कोई वाटर स्ट्रीम।
झरना, कुछ पानी का स्रोत होगा ताकि पेड़ पौधे भी वहाँ पे उग रहे हैं, तो वहाँ पे और भी पशु पक्षी रह रहे हैं, तो ऐसी जगह बस्तियाँ भी बस जाती हैं, लोग भी रहने लगते हैं। अब पता चला, किसी जियोलॉजिस्ट ने बताया कि इसके नीचे संगमरमर है, निकाल लो साहब। तो साहब हमने जंगल काट दिया, पूरा हमने राजस्थान में कन्वर्ट कर दिया, तो लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा, वहाँ कैसे रहेंगे लोग? तो लोगों को वहाँ से हमने भागने के लिए मजबूर किया। ये फोर्स्ड माइग्रेशन होता है, इससे काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वेस्टेज ऑफ अपर सॉयल लेयर एंड वेजिटेशन, ऊपर की जो ज़मीन की मिट्टी की सतह है, जो कि उपजाऊ सतह है, जिसके ऊपर वनस्पति उगती है, उसका वो भी नष्ट होती है। तो वातावरण के ऊपर एक हानिकारक प्रभाव माइनिंग का या फिर इसके खनिज संपदा के दोहन का यह हानिकारक प्रभाव है। सॉइल इरोजन एंड ऑयल डिप्लीशन, जाहिर है जब हम रेगिस्तानीकरण कर रहे हैं तो मिट्टी का क्षय तो होगा ही। मिट्टी का क्षय क्यों होगा माइनिंग करने से, ये बात आपको बेहतर समझ में आ रही है। पेड़ पौधे हटा दिए, मिट्टी ऊपर से खोद के हटा दी, धूप तेज हो गई, सब सूख रही है मिट्टी, तो कहाँ जाएगी मिट्टी? ओजोन डिप्लीशन बिल्कुल होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में माइनिंग के माध्यम से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं। पेड़ पौधे जो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं वो वहाँ मौजूद नहीं है, गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ओजोन की जो ऊपर की परत है उसको भी नुकसान पहुँचता है। ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज, माइनिंग में कई जगह माइनिंग में आग बहुत जलाई जाती है माइनिंग करने के लिए, या माइनिंग करने के बाद जो खनिज खदान से निकाला गया है उससे अपने, क्योंकि जो खनिज हम निकालते हैं ना उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, कुछ अशुद्धि मिक्स रहती है। उदाहरण के तौर पे हमको एल्युमिनियम चाहिए, तो आपको ऐसा थोड़ी आप खदान से खोदे नीचे और आपको प्योर एल्युमिनियम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एल्युमिनियम, सिलिका ऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके मिलेंगी ना उसमें से। तो उसमें से एल्युमिनियम अलग करने के लिए जो उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें हमें उसे जलाना पड़ता है, फिर उससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ज़्यादा हम खनिज संपदा का दोहन करेंगे तो हम ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन करेंगे, ओजोन का डिप्लीशन होगा, वातावरण दूषित होगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऊपर के जितने भी कारक हैं इन सब को अगर जोड़ दीजिए तो इसका योग क्या आता है? वातावरण में प्रदूषण, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैस, सॉइल इरोजन, वेजिटेशन का डिप्लीशन, ऊपर से सब मिला जुला के क्या होने वाला है? वातावरण प्रदूषण और नेचुरल हैजार्ड हो जाएगा। फिर नेचुरल हैजार्ड मतलब वहाँ पे वातावरण में ऐसा हानिकारक प्रभाव हो जाएगा कि फिर वो जीवन जीने के लिए उतना उपयोगी वातावरण हमारे पास रह नहीं जाएगा, खासकर उस क्षेत्र का। तो ये सब हानिकारक प्रभाव खनिज संपदा के दोहन के होते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ऐसी संपदा का उपयोग करना चाहिए जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, रीयूज कर सकें, रिकवर कर सकें। खनिज संपदा में क्या होता है? खनिज संपदा का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद इमिशन होता है, इमिशन करके इमिशन से ग्रीन हाउस गैस। एनर्जी मिनरल्स हैं, एनर्जी मिनरल्स रिसाइकिल तो होंगे नहीं, तो एनर्जी मिनरल्स तो हम खदान से लेकर आए, एनर्जी मिनरल खदान से लेकर आए, उसका एक्सट्रैक्शन किया, इमिशन हुआ। उसके बाद उससे हमने एनर्जी और रॉ मटेरियल का उपयोग करके प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन की प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान फिर इमिशन हुआ। इस प्रोडक्शन से हमने फिर अगेन इस प्रोडक्शन के बाद हमने इसके कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, फिर इमिशन हुआ, प्रक्रिया के दौरान फिर इमिशन हुआ। प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, फिर इमिशन होता है, कंज्यूम करने के बाद वेस्ट बच जाता है, वेस्ट से फिर इमिशन होता है। इस प्रकार से हम कितना इमिशन करके, आप सोचो कि हम लोग वातावरण प्रदूषण में, फिर हम बाहर से एनर्जी और कोयला ले आए या कोई मिनरल, एनर्जी मिनरल यहाँ पे लिखा है मटेरियल्स एनर्जी, कोयला मान के चलिए, लेकिन कोई सा भी अगर हम खनिज लेंगे और उसको हम इस प्रक्रिया से गुजारेंगे तो ये साइकिल तो नहीं बन रहा है ना, ये साइकिल नहीं बन रहा है। खनिज संपदा तो हम खदान से निकाल के ला रहे हैं एक्सट्रैक्शन करके, फिर उसको एक्सट्रैक्शन कर से हम उससे उपयोगी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, उपयोगी चीज़ों को उत्पादन से हम उनका फिर उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद हम कचरा का निर्माण कर रहे हैं। अब कचरा हमारा देखिए समाज में, कचरा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ तो साइकिल बंद है। अब ये कचरा नष्ट होकर के इमिशन कर रहा है, फिर बाहर से खनिज आ रही है, तो अब देखो ये साइकिल बंद, खुली है, बंद नहीं हो रही है।
खनिज संपदा बाहर से आई, एक्सट्रैक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, कंजप्शन हुआ, वेस्ट बना। इस वेस्ट का पुनः उपयोग नहीं हुआ, इस वेस्ट से पुनः तो एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना। तो हर प्रक्रिया में इमिशन, इधर खनिज संपदा नष्ट होती जा रही है, इधर वातावरण नष्ट होता जा रहा है। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इस वेस्ट का कुछ भाग हम रिसाइकिल कर सकें, इससे रिसाइकिल करके एक्सट्रैक्शन कर सकें, एक्सट्रैक्शन के कुछ भाग को फिर प्रोडक्शन में ले सकें, प्रोडक्शन के कुछ भाग को रिकवर कर सकें, कंजप्शन में ले सकें, कंजप्शन के कुछ भाग को वेस्ट में बदलने की बजाय उसको रिसाइकिल कर सकें। ऐसी प्रक्रिया में इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर हम रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारी निर्भरता यहाँ पर कम होती जाएगी और यहाँ बढ़ती है। तो ये प्रक्रिया होती है। देखिए, रिसाइकिल रीयूज भी होता है। एल्युमिनियम है आपके घरों में एल्युमिनियम के स्टील के बर्तन होंगे। ये बर्तन कैसे बने? ये बर्तन खनिज संपदा का खदान से निकाली गई, खदान से निकाल के इसका एक्सट्रैक्शन हुआ, एक्सट्रैक्शन के बाद ये बर्तन बने। बर्तन बनने के बाद आपने इसका उपयोग किया, उपयोग करने के बाद आपके बर्तन नष्ट हो गए, टूट गए, छेद हो गया बर्तनों में, कुछ भी हो जाता है घरों में। अब ये बर्तन या तो आप कचरे में फेंक देंगे, और शहर के बाहर जो कचरा इकट्ठा फेंक दिया जाता है ना, आपने बहुत सारे शहरों के बाहर देखा होगा कि कचरे का पहाड़ बन गया है, या तो ये बर्तन वहीं पड़े रहेंगे कचरे के उस पहाड़ में, तो ये नुकसान करेंगे। एक प्रक्रिया होती है कि आपके जो ये बर्तन टूट गए, ये बर्तन आपने वापस फैक्ट्री को दे दिए, तो अब वापस फैक्ट्री इसको रिसाइकिल करेगी। रिसाइकिल करने के बाद क्या करेंगे, इसका वो रिसाइकिल करके उससे वो फिर से बर्तन बना देंगे, और वो बर्तन आपके उपयोग में आ जाएगा। उपयोग में आने के बाद अगर ये बर्तन आपके टूट गए तो आप उसको कचरे में ना डालें, वेस्ट में ना डालें। आप ये वेस्ट कंजप्शन करने के बाद उसको आप रिसाइकलिंग ले दे दें, तो उससे वो फिर से एल्युमिनियम रिकवर कर लेंगे। तो रीयूज, रिकवर, रिसाइकलिंग यह भी होता है। लेकिन ये अभी देखिए, आप जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उसमें ये प्रक्रिया कम हो रही है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि रिसाइकिल, रीयूज, रिकवर, इसके ऊपर जोर देना चाहिए अपने को। तो ये दोनों प्रक्रिया अगर चलेगी तो हम एक सामंजस्य वातावरण से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारी निर्भरता इधर ज़्यादा है। देखिए, ये वाला एरो जो बनाया है थोड़ा पतला बना है, ये कितना मोटा एरो बनाया गया है। हमारी निर्भरता खदान के उपयोग पे बाहर से हम साइकिल में डाल रहे हैं, और वेस्ट के बाद हम साइकिल खत्म करके इसको बाहर कर देंगे। इसके कुछ भाग को केवल रिसाइकिल उपयोग में ले रहे हैं, तो वातावरण के ऊपर इमिशन हो रहा है और वातावरण प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ये हानिकारक प्रभाव दिखाया गया है कोल का। कोल का जब खदान होगा तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। जंगल काटेंगे, खोदेंगे, खोद के निकालेंगे और हम कोयला इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम जंगल काट के खोद करके कोयला निकालेंगे, खुदाई करेंगे, तो डस्ट होगी, एक प्रदूषण हुआ। फिर खदान लगाएंगे तो वहाँ से डस्ट निकलेगी, CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण प्रदूषण होगा। फिर जब कोयला निकाला जाएगा तो अभी देखिए, ऊपर का सब मिट्टी खोद करके कोयले तक पहुँच गए। कोयला निकालने पर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन वातावरण प्रदूषण होगा। फिर कोल डस्ट भी निकलती है। कोल डस्ट में हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स अलग रिकवर किए जाते हैं, उनका अलग उपयोग होता है। और फाइन कोल पार्टिकल्स, फिर ये कोल पार्टिकल फैक्ट्रीज में आएंगे। फैक्ट्रीज में जब इनका कंबशन होगा तो फिर अपने को प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण, ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको वातावरण प्रदूषण वाली बात बताई कि वातावरण प्रदूषण खनिज संपदा के दोहन से कैसे होता है। दूसरा है, खनिज संपदा के दोहन से पानी का भी प्रदूषण होता है। देखिए, पानी का प्रदूषण कैसे होता है। यहाँ पर अगर हमने कोयला खोदने के लिए इतना हमने खदान कर दिया, तो इस बीच में जो पानी मिला होगा वो भी निकाल के सब बाहर कर दिया, और कोयले के साथ नीचे पानी रहता है, वो निकाल के बाहर कर फिर पॉन्ड में फेंक दिया जाता है। फिर वो हमारी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करता है। फिर कोयला निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब खदान करता है तो खदान में नीचे पानी भी मिलता है,
तो वो पानी पंपिंग करके निकाल के कहीं वाटर बॉडीज़ में फेंक देते हैं। खदान में कभी आप लोग जाके देखिए तो ऐसा करते हैं। तो पानी का प्रदूषण। दूसरी चीज़, पत्थर को काटने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। कई बार वो जहाँ पे खदान होती है उसी के पास में पानी का स्रोत भी ढूंढते हैं खदान वाले, और डीप बोरवेल करके पानी भी निकालते हैं और पत्थर काटने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो बीड होती है जिससे पत्थर काटे जाते हैं उसमें हीरा लगा होता है, और वो जब हीट पत्थर के ऊपर चलती है पत्थरों को काटने के लिए, और अगर वो सूखे में चलेगी तो एक तो हमारी बीड कट जाएगी, गर्म होकर के जल जाएगी और कट जाएगी। दूसरा, पत्थर कटेगा नहीं, वो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, कहीं से भी कैसे भी उल्टा सीधा टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो पानी का प्रयोग बहुत होता है उसमें। पत्थर काटने के निकालने के बाद जब पत्थर की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि डोलोमाइट या संगमरमर जो निकाले जाते हैं, फिर जब इसको टाइल्स में बदले जाते हैं तो वो भी पूरी तरह से प्रक्रिया पानी में होती है। पानी के साथ इसमें रेजिन चलाते हैं वो लोग। इसके बाद रेजिन युक्त उनका जो पानी है यह पूरी तरह से बेकार पानी होता है। ये कृषि में उपयोग नहीं हो सकता, इसे जीव जंतु पी नहीं सकते, इसे हम भी पी नहीं सकते। ऐसा पानी ये जो खनिज संपदा की प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है, उससे निकल के आता है। तो पानी प्रदूषण भी बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस खनिज संपदा के दोहन में कितना पानी इस्तेमाल होता है। कोल के दोहन में मीडियम हाई पानी लगता है। कॉपर के दोहन में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। डायमंड के दोहन में थोड़ा कम पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन गोल्ड का दोहन करने में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। निकिल का और आयरन का दोहन करने में कुछ ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, बहुत सारा तो नहीं। प्लेटिनम का दोहन करने में भी कम पानी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिनके दोहन करने में पानी इस्तेमाल होता है। ये माइंस वाले क्या करते हैं, ये कहीं से फ्रेश पानी पॉन्ड से लेते हैं। पॉन्ड से फ्रेश पानी लेंगे या डीप बोरवेल से फ्रेश पानी लेंगे। इस फ्रेश पानी को वो अपने यहाँ पॉन्ड में इकट्ठा करके माइनिंग के दौरान उस पानी को इस्तेमाल करेंगे। माइनिंग के दौरान जो पानी वो इस्तेमाल करेंगे, वो पानी जब माइनिंग से बाहर आएगा, क्योंकि पत्थर पानी पिएगा तो नहीं। होता क्या है, पत्थर काटने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, रेजिन का इस्तेमाल होता है, और इससे पानी फिर जब पत्थर कट जाते हैं तो पत्थर ने तो पानी नहीं पिया ना, जो पानी ऊपर से बहा वो पानी वापस आगे जाके इकट्ठा हो गया एक जगह। लेकिन उसमें अब केमिकल्स मौजूद हैं, पत्थर के कटिंग से जो तत्व निकले हैं वो पानी में घुल गए हैं। इसका पानी का TDS बढ़ गया, पानी का pH बढ़ गया, पानी में रेजिन आ गया, और ये हमारा वेस्ट वाटर उसको रिसाइकिल करके वो फिर से पिट में ले आते हैं और वो फिर से यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ बार के यूज़ करने के बाद उसके अंदर रेजिन और केमिकल्स इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो उसको स्लरी बोलते हैं। फिर माइन से जो पानी निकला उसको स्लरी बोलते हैं, और उस स्लरी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जा करके वो फिर उसको एक अलग ट्रेलिंग पॉन्ड में, अलग पॉन्ड में छोड़ देते हैं। तो ये इस पॉन्ड का जो फैक्ट्रीज, जितनी भी जो पत्थर के खदान माइंस के साथ जो फैक्ट्री लगी हुई है पत्थर की प्रक्रिया करने वाली, उनके पीछे आप जाके देखेंगे हर फैक्ट्री के पीछे एक तालाब बना हुआ है बड़ा सा, और उसमें एकदम गंदा पानी है। कभी आप देखना उसमें पशु पक्षी भी उसके तालाब किनारे नहीं बैठते, वो गंदा पानी रहता है। तो इस तरह से पानी का प्रदूषण ज़्यादा अगर हम दोहन करेंगे खनिज संपदा का, तो पानी का प्रदूषण होगा। आप ये देखो, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री की वाल दिख रही है, इधर पत्थरों की प्रक्रिया करने की फैक्ट्री होगी, उसके पीछे से पानी निकलता है। इसके पीछे उन्होंने एक ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है, लेकिन वो कितना ट्रीटमेंट कर पाते हैं पता नहीं। आप फैक्ट्री के कभी जो पत्थर का खदान वाली कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनके पीछे की तरफ जाके देखो तो ये जो पानी, ये सब पानी है, वो कहते हैं हम उपचार करके निकाल रहे हैं। उपचार करने के बाद भी इतना पानी देखो, कितनी झाग है इसमें। ये पानी इसके मतलब पक्षी भी नहीं पीते, कोई इस पानी किसी इस्तेमाल का पानी नहीं। तो इतना पानी का प्रदूषण इसके खदान से और खनिज संपदा के दोहन से वातावरणीय समस्याओं में वायु प्रदूषण और पानी प्रदूषण, जो महत्वपूर्ण हमने आपको दो बताया, उसका एक प्रभाव, पानी प्रदूषण का एक प्रभाव हम आपको यहाँ इस फोटो में दिखा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वातावरण में हम कितना प्रभाव किसी संपदा के दोहन से पड़ता है। तो आज के हमने लेक्चर में समझा कि खनिज संपदा का उपयोग और दोहन में क्या अंतर है, दोहन करने से क्या समस्याएं होती हैं, और दोहन करने से
वातावरण पे और वायु और जल प्रदूषण पर किस प्रकार से असर पड़ता है, इसको और समझने के लिए ये दो लेख हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, इनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।